कभी कैलेंडर को देखकर ऐसा लगा है कि यार ये इतना अजीब क्यों है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपी है कि हमारे कैलेंडर के महीनों की लंबाई इतनी ऊपर नीचे क्यों होती है। ये सवाल तो पक्का कभी ना कभी दिमाग में आया ही होगा कि क्यों कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 के, और बेचारी फरवरी को सिर्फ 28 या 29 दिन ही क्यों मिलते हैं। यकीन मानिए ये यूं ही नहीं है। देखिए, इसका जवाब ना वो हजारों साल पुराने खगोल विज्ञान और हमारे इतिहास में कहीं दबा हुआ है। तो चलिए एक सफर पे चलते हैं समय में पीछे और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पहला सुराग वो है चांद। हजारों साल पहले जब समय को नापने का कोई और तरीका नहीं था, तब इंसान ने अपना पहला महीना चांद को देखकर ही बनाया था। Ancient observers tracked the moon's phases, realizing the cycle took about 29.5 days. इसे चंद्रमास कहते हैं, मतलब वो समय जो चांद को हमारी धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। यही हमारा सबसे पहला, सबसे बेसिक तरीका था लंबे समय को ट्रैक करने का। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, चांद पृथ्वी का एक चक्कर ठीक 29 या 30 दिनों में नहीं, बल्कि 29.5 मतलब 29.5 दिनों में पूरा करता है। और कैलेंडर की सारी उलझन बस इसी आधे दिन से शुरू होती है। अब यहीं पे होता है एक क्लैश। एक तरफ है नेचर जो 29.5 दिन में अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है हम इंसान। चाहिए पूरे पूरे दिन। तो शुरुआती सभ्यताओं ने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने कुछ महीनों को 29 दिन का बना दिया और कुछ को 30 दिन का। तो ठीक है, चांद से महीने तो बन गए, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब पिक्चर में एंट्री होती है सूरज की। वो बड़ा चक्र जो हमारे मौसम और पूरे साल को कंट्रोल करता है। ये है सौर वर्ष। हमारी पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है, और वो कितना है, लगभग 365 दिन। अब पुराने खगोलविदों के सामने एक नया बड़ा नंबर था, 365। और यहीं असली पजल सामने आता है। इन 365 दिनों को चांद वाले 12 महीनों में फिट कैसे किया जाए? खुद ही सोचिए, 12 महीने अगर 30 दिन के भी मान लें तो भी 360 दिन ही होते हैं। बाकी के 5 दिन वो कहां? और अब आता है असली ट्विस्ट। फरवरी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सिर्फ मैथ्स या एस्ट्रोनॉमी में नहीं, बल्कि रोमन एम्पायर के इतिहास में छिपा है। Ancient observers tracked the moon's phases, realizing the cycle took about 29.5 days. आपको पता है, शुरू में जो रोमन कैलेंडर था उसमें सिर्फ 10 महीने होते थे। सर्दियों के दिनों को तो वो गिनते ही नहीं थे। फिर बाद में मौसम से तालमेल बिठाने के लिए जनवरी और फरवरी को जोड़ा गया। फरवरी को साल के आखिर में जोड़ा गया, मतलब एक तरह से बचा खुचा महीना माना गया, और बस इसीलिए उसे सबसे कम दिन मिले। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चांद है, सूरज है और रोमन इतिहास है। इन सब को जब एक साथ मिलाया गया, तब जाकर हमारा आज का कैलेंडर बना। ये कैलेंडर असल में इन सारी अलग अलग चीजों के बीच एक प्रैक्टिकल बैलेंस है, एक समझौता है। तो देखिए ये सिस्टम कैसे काम करता है। पहले तो 365 दिनों को 12 महीनों में बांटा गया। फिर साल को पूरा करने के लिए ज्यादातर महीनों को 30 या 31 दिन दे दिए गए, और बेचारी फरवरी, उसे अपने इतिहास की वजह से बचे खुचे 28 दिन ही मिले।
हर 4 साल में वो लीप ईयर वाला एक एक्स्ट्रा दिन भी है, ताकि हम सूरज के साथ सिंक में रहें। और यही है सबसे कमाल की बात, हमारा कैलेंडर कोई गलती नहीं है, बल्कि एक समझौता है। एक तरफ प्रकृति का कॉम्प्लेक्स मैथ है और दूसरी तरफ हम इंसानों की सिंपल गिनती की जरूरत। ये परफेक्ट नहीं है, पर ये काम करता है। तो अगली बार जब कैलेंडर पे नजर पड़े ना, तो उसे सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट मत समझना। ये याद रखना कि उस एक पन्ने में चांद का पूरा चक्कर है, सूरज के चारों ओर घूमती हमारी धरती है और प्राचीन रोम का इतिहास भी छिपा है। ये सिर्फ दिन गिनने की एक मशीन नहीं है, ये हजारों साल पुरानी इंसानी कहानी है। तो आखिर में महीने के दिन सिर्फ तारीखें नहीं हैं, वे समय, प्रकृति और इतिहास का एक खूबसूरत मेल हैं। और शायद यही बात हमारे इतने साधारण से दिखने वाले कैलेंडर को इतना असाधारण बनाती है।